नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मोदी मैजिक, मोदी की लहर, क्या ये लहर इस बार चुनाव में नहीं दिख रही? और ये जो फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है, जो कम परसेंटेज हुआ है वोटिंग का, क्या इसका मतलब ये है कि कोई लहर नहीं है? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की स्टार एमपी नवनीत राणा, मोदी जी की करीबी सांसद, इस बार उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र से, ये कह रही हैं अपने लोगों से कि मोदी वेव नहीं है, मोदी लहर नहीं है। इसलिए आप लोग एक एक वोट के लिए मेहनत करिए, वरना हार जाएंगे। और देश के जो बड़े अखबार हैं, हिंदी के अखबार हों, अंग्रेजी के अखबार हों, ये साफ तौर पर सुर्खियों में लिख रहे हैं, देयर इज नो मोदी वेव। और तो और गोदी मीडिया के बड़े एंकर, मोदी जी के सबसे करीबी पत्रकार सुधीर चौधरी का भी कहना है कि मोदी लहर नहीं दिख रही। उनको कहना पड़ा कि मोदी लहर इस बार नहीं दिख रही है, मंदिर मुद्दा नहीं बन पा रहा है। राम मंदिर का जो जोश था वो समय से पहले ही अपने चरम पर चढ़कर उतर गया। अगर ये चुनाव राम मंदिर बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते तो शायद बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो मोदी 2014 में या फिर 2019 में एक बड़ी लहर के चलते 300 पार कर गए, क्या इस बार लहर के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ मोदी वेव, क्या बीजेपी फिर 272 का आंकड़ा नहीं छुपा रही है? क्या मोदी इस बार शपथ नहीं ले पाएंगे? क्या ये जो नाव है मोदी की, ये बीच मझधार में ये डगमगा रही है, डूब भी सकती है? सवाल इस बात का भी है कि अगर बीजेपी कोई करंट, कोई लहर ट्रिगर नहीं कर पा रही, तो फिर 2024 में होने क्या जा रहा है? और मैं चाहूंगा कि एक ग्राफिक आप देखें। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो बीजेपी को 18.80, तकरीबन 19% वोट शेयर से, 19% वोट शेयर से वो बीजेपी को सीधे 31% ले गए। और जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी बालाकोट में पिछली बार 2019 में, तो ये जो वोट शेयर था, ऑल इंडिया वोट शेयर, ये 31% से 37% चला गया। फिर एक लंबी छलांग मोदी ने लगाई और एक रिकॉर्ड छलांग थी, 300 सीटें मिली। और इसका सबसे बड़ा कारण था मोदी मैजिक, मोदी लहर। लेकिन अगर ये लहर नहीं दिख रही है और ये जो वोट शेयर है, अगर ये फिर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये कितना नीचे आ रहा है? क्या ये 37% से 4% कम होगा, 5% कम होगा? और अगर ये कम होता है तो जो मैंने पहले कहा, फिर 272 के भी नीचे मोदी जी जा रहे हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, वो ये है कि अगर इस बार मोदी जी अपने नाम की लहर पैदा नहीं कर पा रहे, अपने नाम से बम्पर वोट पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, अगर उनका जादू ही उतरने लगा है, मोदी मैजिक अगर फेड हो रहा है, तो फिर ये जो 1 मैन पार्टी बन गई है, या चलिए मान लीजिए 2 मैन पार्टी बन गई है, गुजरात लॉबी, तो फिर गुजरात लॉबी बीजेपी का क्या करने जा रही है? क्या हश्र होने जा रहा है आने वाले बाकी फेजेस में? आज का ये जो वीडियो है, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है दिल से कि इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये जो लहर है, लहर, इसके भीतर मैं जाना चाहता हूँ। और एक्सपर्ट के साथ आपको जो डेटा एनालिसिस दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि आखिर मोदी कहाँ फेल हो रहे हैं, बीजेपी कहाँ फंस रही है, वो पॉइंट कहाँ है, उसकी वजह क्या है, वो सारा कुछ मैं आज डेटा के साथ आपको बताने जा रहा हूं। बस गुजारिश ये, गौर से इस वीडियो को देखिए, चुनाव की असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आएगी कि गुजरात लॉबी फंस कहां गई है। क्या 272 तक मोदी नहीं पहुंच पाएंगे? ये आपको जवाब मिलेगा। मेरे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, संदीप मनुधने हैं, IITian हैं और डेटा के एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, रिसर्चर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और प्रोफेसर रविकांत होंगे, जो एक हाल फिलहाल में महाराष्ट्र और कई राज्यों के दौरे करके लौटे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हरियाणा भी गए, गुजरात भी गए। एक उनकी एनालिसिस रहेगी और साथ में डेटा रहेगा। डॉक्टर साहब,
नवनीत राणा बीजेपी की उम्मीदवार कह रही हैं अपनी कार्यकर्ताओं से कि भैया इस बार दमखम लगाना, लापरवाही मत करना, क्योंकि मोदी लहर नहीं है 2019 की तरह। बीजेपी की कैंडिडेट कह रही हैं, बीजेपी के और कई नेता कह रहे हैं, पार्टी में भी ये बात हो रही है कि देयर इज नो मोदी वेव। इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार कह रहा है नो मोदी वेव। और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया के स्टार एंकर बोल रहे हैं, सुधीर चौधरी साहब, इस बार मोदी लहर नहीं दिख रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या डॉक्टर साहब आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह आप घूम के लौट रहे हैं, आपकी आंखों से ये मोदी लहर कहीं टकराई है या नहीं दिखी आपकी आंखों में ये लहर? दीपक जी, जितनी भी इंडियन एक्सप्रेस हो, गोदी मीडिया के चैनल्स हो, मुझे लगता है कि वो मोदी जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी, सच्चाई ये है कि मोदी वेव तो छोड़िए, इस समय एंटी मोदी वेव चल रही है। अभी मैं 14 अप्रैल को नागपुर में था, वो लोग भी जो गडकरी को कभी वोट किया करते थे, आज भी पसंद करते हैं, लेकिन वोट गडकरी को नहीं देना चाहते क्योंकि मोदी को नहीं उन्हें दिल्ली में देखना है। कर्नाटक में भी वही हालात है, और उत्तर प्रदेश में तो आप जान ही रहे हैं, हमसे बेहतर जान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर योगी को बचाना है तो फिर मोदी को हराना है। राजपूत गुजरात से निकल करके राजस्थान होते हुए और उत्तर प्रदेश तक खड़े हुए हैं और लोटे में नमक डाल करके शपथ ले रहे हैं कि वोट मोदी को नहीं देंगे। तो ये वेव तो छोड़ दीजिए, ये एंटी वेव चल रही है इस समय, और ये मोदी को बचाने की जो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ढकने की कोशिश हो रही है कि हम ढकने किसी तरीके से नहीं, साहब वेव नहीं है, ताकि ये ना कहे कि एंटी वेव है। जी जी, संदीप जी, मोदी की जो लहर थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला करना, बालाकोट स्ट्राइक, ये जो एक आप कह सकते हैं एक प्रचंड लहर बनी थी 2019 में। अगर हम मध्य प्रदेश का चुनाव देखते हैं, हम देखते हैं कि वो मध्य प्रदेश जो बीजेपी हार गई थी 2018 में, जी, मोदी वेव के चलते 20% इजाफा हो रहा है, कहीं 18% इजाफा हो रहा है, 18% मोदी के नाम पर वोट, मोदी के नाम पर बम्पर वोट। आपको लग रहा है कि इस तरह की लहर, इस तरह का जंप अब नहीं मिलना चाह रहा? एक आपका डेटा एनालिसिस क्या कहता है? जी दीपक जी, अभी तक जो फेज 1 के चुनाव हुए हैं संपन्न, उसमें जो अप्रैल के पहले हफ्ते से ही हम लोग देखते चले आ रहे थे कि माहौल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। अनेक प्रोग्राम भी उस पर हुए और मैंने तो एक प्रोग्राम में उसके 9 कारण भी गिनाए थे कि मामला ठंडा क्यों पड़ा हुआ है, और वो सारी बातें कम से कम पहले चरण में सत्य साबित हुई हैं। आइए कुछ आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। हम अगर आंकड़ों पे जाएं तो मैं कुछ 3 राज्यों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। राजस्थान में असेंबली चुनाव 2018 में हुआ, बीजेपी को मिले 38% वोट, और उसके कुछ ही महीनों के बाद जब लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ तो बीजेपी 21% ज्यादा वोट लेके 59% वोट से क्लीन स्वीप कर जाती है, और ये सिर्फ 4 से 5 महीने के अंतर में हो जाता है। इसको वेव, अगर वाकई लहर की परिभाषा कभी देनी है, जो कि 2019 की बालाकोट पुलवामा लहर, मोदी लहर, उसका यह था 21% का जंप राजस्थान में असेंबली से लोकसभा। यह अविश्वसनीय तरह का एक इलेक्शन जंप माना जा सकता है। अब आइए मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में भी असेंबली चुनाव 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले, कांग्रेस को लगभग 40.8। तो ये जो 41% वोट बीजेपी को मिला, वो लोकसभा में कुछ ही महीने के बाद 58%, 58% हो गया। मतलब केवल 4 से 5 महीने में 17% की ग्रोथ हो गई। इसको वेव कहते हैं। अगर वाकई वेव की परिभाषा है तो वो ये है। संदीप भाई, आप कह रहे हो 17%, 21%, अरे भाई 15%, 16%, 17% तो बहुत सी पार्टियों का वोट शेयर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कह रहे सब बड़ी ताकतवर मायावती 13% वोट पे खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश पे। तो आप सोचिए
कि जितना वोट बड़ी बड़ी पार्टियों का नहीं होता, जितना वोट कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नहीं है, उससे 2 गुना ज्यादा आप कह रहे हैं कि मोदी जी का अपने नाम पर वोट था। आप ये कहना चाह रहे हो? तभी तो क्लीन स्वीप हुआ ना दीपक जी। क्लीन स्वीप का क्या मतलब होता है? 90, 95, 100% स्ट्राइक रेट का क्या मतलब होता है? यही तो मतलब होता है जो अभी पहले चरण में नहीं हो पा रहा है। अब अगर मैं एक और डेटा आपके साथ शेयर करूं उत्तर प्रदेश का, 2017 के असेंबली चुनाव में बीजेपी को 39.6% वोट मिले जी। और लोकसभा 2019 में यह कहा जा रहा था कि एसपी बीएसपी के साथ में आ जाने की वजह से, समाजवादी और बहुजन के साथ में आ जाने की वजह से ये अलायंस इस 39.6 को घटा के 35 कर देगा। लेकिन बीजेपी तो 39 से 49.9 पे चली गई, 50% पे चली गई। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में जिनका नाम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे लोग न जानते हो, वो लोग 20% का वोट शेयर बढ़ा के आसानी से अपनी सीट निकाल के ले गए। इसको वेव कहते हैं। इसको वेव कहते हैं। इसको और इस साल देखिए बीजेपी ने उम्मीद की होगी कि हमको फिर से एक ऐसी वेव मिलेगी जिसका कारण हम सब जानते हैं। 22 तारीख को राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, उनको लगा होगा कि राम मंदिर का जो पूरा भव्य उद्घाटन हुआ, इवेंट बना, जिसमें उत्तर और मध्य और पश्चिम भारत में तो गली गली में झंडे लगाए गए, उनके खुद के खर्चे से हजारों करोड़ खर्च कर दिए, उसका पूरा फॉल आउट लोकसभा इलेक्शंस तक होगा। लेकिन इसको बीजेपी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वो एक इवेंट बन के रह गया। लोगों ने उसको धर्म के रूप से देखा, लोगों ने उसको राजनीति से नहीं जोड़ा। ये भारतीय मतदाता की परिपक्वता है, मैच्योरिटी है कि वो उसको धर्म तक देख रहा है, उसका राजनीतिक लाभांश किसी को उठाने नहीं दे। संदीप जी, मैं आ रहा हूं। आपने पते की बात कही कि मोदी जी बालाकोट स्ट्राइक, पाकिस्तान पर उस एयर स्ट्राइक के बाद 20%, 18%, 17% ये जंप मोदी के नाम पर मिला। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर पिछले चुनाव में मोदी के नाम पर ये 18%, 20% के बम्पर वोट मिल रहे थे, ये फसल काटी जा रही थी वोटों की, अगर ये लहर नहीं है तो क्या मैं ये मानूं कि बीजेपी पिछली परफॉर्मेंस जो 2019 में दी, क्या उससे वो 10-15% नीचे है? क्या 10-15% नीचे बीजेपी उतर रही है? और अगर बीजेपी नीचे उतर रही है डॉक्टर साहब, तो क्या ये चुनाव, ये 2024 का चुनाव अब कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट है? जो कैंडिडेट मजबूत होगा वही सिकंदर होगा इस बार? निश्चित तौर पर दीपक जी, और ये जमीन पर दिख भी रहा है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं हो या महाराष्ट्र में हो या और किसी भी प्रदेश में, हालात ये हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई मोदी की वजह से बढ़त नहीं मिल रही। वो जितना जमीन पर लड़ रहा है, और यही वजह है कि नवनीत राणा को ये कहना पड़ा, भले ही मराठी में बोला हो, उनको लगा था शायद दिल्ली तक और हिंदी में लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो बात तो यहां तक आ गई। और दूसरा, आप अगर 2019 में जाएंगे तो वो लहर जिसको अभी कह रहे हैं संदीप जी, बालाकोट के बाद नौजवानों को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कैंपेन की थी कि जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं वो इन शहीदों के नाम वोट करें, और 2019 में 1 करोड़ नौजवान जुड़े थे जो पहली बार के वोटर थे, और उसमें से मुझे लगता है कि 90% नौजवानों ने नरेंद्र मोदी को वोट किया था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एंटी वेव है, क्योंकि वही नौजवान जिसके भीतर एक शहीद और बलिदान होने की भावना थी, देश की सीमा पर लड़ने की भावना थी, उसी अब अग्नि भी तब्दील हो गया है। वो जी, नौकरियां गायब हो गई हैं। वो नौजवान अब या तो मोदी के नाम पर मुंह फेर ले रहा है या हंस करके चला जा रहा है। तो वो सारी वेव गायब हो गई है, बल्कि वो कह लगे कि मोदी जी से होगा नहीं, मोदी जी नहीं कर पाएंगे, मोदी जी रोजगार नहीं दे पाएंगे, हमारा उन्होंने सपना छीन लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एंटी वेव है। संदीप जी, आपके पास जो फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक को आप क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी में पार्टी के भीतर, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं,
पार्टी के भीतर एक बेचैनी है, पार्टी के भीतर एक टेंशन है, घबराहट है कि यार इस बार कैसे ये नदी पार करेंगे, क्योंकि जिस जिस मोदी को लेकर एक उम्मीद जगी थी, एक कल्ट फिगर हुआ था, एक हीरो जो इस पिक्चर को जिता रहा था, एक अमिताभ बच्चन जो इस पिक्चर को सुपर हिट कर रहा था 2019 में या 2014 में, वो जो अगर हीरो फ्लॉप हो रहा है पिक्चर का, तो आपको लगता है कि ये जो 400 पार का नारा था, ये एक और बड़ा ब्लंडर कर दिया मोदी जी ने? लास्ट क्वेश्चन जी, देखिए बीजेपी अब क्योंकि पूरी तरह से वन पर्सन पार्टी बन के रह गई है, मोदी जी ही बीजेपी हो चुके हैं। वो तो उनके मैनिफेस्टो का पूरा ढांचा देखकर, कवर पेज देखकर ही समझ में आ गया मोदी की गारंटी। वो तो नड्डा जी को कहां से जगह मिल गई फ्रंट पेज पे, मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ। खैर, किस्मत वाले हैं। और मोदी जी और उनके जो खास सीईओ हैं अमित शाह साहब, अब बीजेपी क्योंकि सिर्फ ये दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है, तो बीजेपी को जिताना पूरी तरह से इन्हीं की जिम्मेदारी है। रिसोर्सेस की कोई कमी है नहीं, उसके कारण हम आपके साथ इलेक्टोरल बॉर्ड में कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब जो कुछ भी होगा, ये सब इन्हीं के दरवाजे पे आके रुकने वाला है। यदि ये लोग 272 क्रॉस कर गए, उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है। और अगर ये 220, 225, 250 के भीतर रुक गए, उसका पूरा ब्लेम भी उनके दरवाजे पे जाएगा, वो उससे बच नहीं सकते हैं। और फिर अगर एक त्रिशंकु लोकसभा बनती है जिसमें किसी तरह कोalition से ही काम आगे चलेगा, और कोalition बुरे नहीं होते हैं भारत के लिए, कोaliशन ने बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दी है, उनको बेवजह बदनाम किया गया, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसका ब्लेम भी फिर मोदी जी को ही लेना पड़ेगा। मोदी जी को। मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, ये शेर की सवारी है मोदी जी की, ना उतरते बन रहा है ना चढ़ते बनता है। शेर अगर उतरे तो शेर खा जाए, और अगर सवारी कर रहे हैं तो फिर शेर है, जहां ले जाए मना भी नहीं कर सकते। शेर की सवारी है मोदी की इस बार। डेफिनेटली देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत में ले जाने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को है और किसी को नहीं। उन्होंने 282 सीटें जिताई, 303 सीटें जिताई, लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं, बोझ बन चुके हैं। और अब वो बोझ उतरे या खोपड़ी पर रखा रहे, समझ गया, वो तो डुबो रहा। समझ गया। आप दोनों जब होता है ना, जब आप इंटेलेक्चुअल से बात करते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो फार्मूला भी सामने आ जाता है। लब्बो लुआब ये है कि कल तक जो एसेट थे वो आज लायबिलिटी हैं। कल तक जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लहर लेकर आए थे, आज मामला कहर पे बन रहा है। तो जब कोई एसेट, कोई पूंजी, कोई ताकत वो लायबिलिटी बनती है, तो उसका हाल वही होता है जहां पर आज बीजेपी खड़ी हुई है, जहां आज बीजेपी खड़ी। देखते हैं कई फेज। दीपक भाई, सिर्फ एक अभी कई राउंड बचे हैं और फिर ईवीएम का मुद्दा तो अपनी जगह खड़ा है। चलिए, अब ईवीएम है, और वैसे एक बात है कि पहला फेज है, पहली ओपनिंग है, देखना है कि सेकंड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में क्या होता है। एक लंबा चुनाव है जो काफी, मैं कह सकता हूं, 1 जून तक खींचेगा। इन पड़ाव के बीच में मोदी और शाह किस तरह से अपने को फाइन ट्यून करते हैं, क्या कोई नई सर्जिकल स्ट्राइक इसी बीच हो जाती है और फिर एक लहर क्रिएट किया जाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। संदीप जी आप आए, और आप प्रोफेसर साहब आप आए, और जिस बेबाकी से आप लोगों ने बातचीत की, सारी पर्सपेक्टिव को सबके सामने रखा, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की। एक ही लाइन में कहूंगा कि ये जो लहर है, इस लहर का जो अभाव है, ये बीजेपी के भाव को नीचे गिरा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम इंदौर, थैंक यू सो मच। आप प्रोफेसर साहब आप आए, लखनऊ से आपने हमको ज्वाइन किया। आप दोनों का मैं अपने दोस्तों की तरफ से यहाँ इस प्रोग्राम में आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।